Hello students, class 12th, subject drawing and painting, chapter 12। चैप्टर 12 है बच्चों हमारा आपका समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों के छापा चित्र। तो इस चैप्टर की बच्चों और पेंटिंग तो मैंने आपको वीडियोस में एक्सप्लेन कर दी है। अब इसकी लास्ट में 2 पेंटिंग बचती हैं और वो 2 पेंटिंग हैं। एक पेंटिंग तो है इसकी गपशप, ये कैनवास पर ऑयल कलर से बनी हुई है। और इसकी बच्चों जो ये लास्ट पेंटिंग है ये है शीर्षक विहीन, मतलब अनटाइटल है ये, ठीक है। ये जो पेंटिंग है इस चैप्टर की गपशप, इसके जो आर्टिस्ट हैं, इसके चित्रकार है NS बेंद्रे, मतलब इनका जो पूरा नाम है वो है नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो इस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन को जानने से पहले हम पहले इस आर्टिस्ट के बारे में ही जान लेते हैं कि ये कौन है, ये इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इन्होंने टेक्निक में किस टेक्निक में इन्होंने कार्य किया है और कौन कौन सा इनको अवार्ड्स मिला है और उनकी फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है, ठीक है। अगर आप के एग्ज़ाम में कोई इस तरह की कोई भी पेंटिंग आती है तो आपको पहले उसके आर्टिस्ट के बारे में या उसके मूर्तिकार के बारे में या आपको उसके छापा चित्रकार के बारे में 2-4 लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे, पहले उस आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे थोड़ा सा और फिर उस पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे, तो आप इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इस आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NS बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे, इनका जो समय रहा बच्चों वो रहा 1910 से 1992 तक रहा, ठीक है। जैसे इनके कोई डेट्स हैं, जैसे कोई मतलब इनको कोई अवार्ड्स मिला है या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ है या फिर इनका कोई इनकी डेथ की डेट है, तो अगर आप इन सब डेट्स को अपने किसी भी डेट से जोड़कर पढ़ेंगे, जैसे 92 है या किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, उससे अगर आप ऐसे जोड़ करके पढ़ेंगे तो उससे आपको लर्न भी हो जाएगा और ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक आपको ये याद भी रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नारायण श्रीधर बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक किया तथा इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। वे एक विश्वविख्यात यानी कि एक फेमस आर्टिस्ट थे तथा बड़ौदा विश्वविद्यालय में कुछ समय तक प्रोफेसर भी रहे, ठीक है बच्चों। तो अब देख लेते हैं इन्होंने किस किस टेक्निक में कार्य किया है। इन्होंने ग्वास वॉश टेक्निक, ठीक है। वॉश टेक्निक क्या होती है? वॉश टेक्निक में मतलब पहले कलर लगाते हैं, ठीक है। पहले जो कलर हमें करना है वो कलर लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर इंक आती है, वाटरप्रूफ इंक, उसके ऊपर वो इंक लगा देते हैं, ब्लैक कलर की होती है वो, उसके पूरे के ऊपर ब्लैक कलर की इंक चढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब जो नीचे हमने पिक्चर बनाई है बच्चों उसमें वो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो उसके ऊपर इंक लगा दी, ठीक है। तो एक तरह से वो अपारदर्शी हो गया। फिर उसके बाद ये इसको पानी से धुला जाता है आवश्यकता अनुसार, जहाँ से हमें धुलना है पानी की टंकी के नीचे इसको चित्र को लगा के और उसका पानी का जो बहाव है वो तेज करके तब इसको धोया जाता है, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार धोया जाता है 2 से 3 बार, ठीक है। तो ये तो थी हमारी वॉश टेक्निक। एक होती है हमारी ग्वास, ग्वास होते हैं हमारे टेम्परेरी कलर, मतलब अपारदर्शी कलर, अपारदर्शी, ठीक है। ग्वास तथा पेस्टल टेक्निक से इन्होंने क्या बनाया? भूदृश्य की चित्रकारी में आरंभ से ही ख्याति अर्जित की। इसके बाद जहां उन्होंने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को भी अपनाया, हार्ड मांस तथा रक्त से ओतप्रोत
के चित्र शांत, आत्मविश्वासी तथा जीवंत प्रतीत होते हैं। अपने ज्यामितीय कृतियों में उन्होंने गहरे रंगों का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, उनके चित्रों में थ्रोन, बुफेलोज एंड क्रेन आदि में दिखाई देती है। ठीक है, और जो बच्चों आप इनकी कोई भी पेंटिंग देखेंगे, इनकी कोई भी चित्र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एन एस बिंद्रे की पेंटिंग है, क्योंकि इसके जो चित्रों की पहचान है, इसने लंबे लंबे हाथ और लंबे लंबे पैर बनाए हैं। लंबे लंबे हाथ मतलब जरूरत से ज़्यादा लंबे हैं वो। ठीक है, तो एन एस बिंद्रे की पेंटिंग की ये पहचान है। और जो ये पेंटिंग है ये कैनवास पर ऑयल कलर से बनी हुई है, और इसकी जो टाइमिंग है ये कब बनाई गई, 1955 से 1965 में ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई। और इसका कलेक्शन कहाँ है बच्चों, इसका कलेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। इसका कलेक्शन है चाणक्य गैलरी, न्यू दिल्ली में ये पेंटिंग सुरक्षित रखी हुई है। ठीक है, गपशप 1937 में एन एस बेंद्रे द्वारा तेल के माध्यम से कैनवास पर चित्रित की गई थी। इस रचना में गांव की 3 लड़कियां, इस पेंटिंग में देखिए ये गांव की 3 लड़कियां दिखाई गई हैं जो तालाब के किनारे गांव की गपशप में भाग लेने के लिए रुकी हुई है। ठीक है, मतलब इनको बातचीत करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, उनके घड़े जमीन पर उनके पैरों के पास रखे हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं पेंटिंग में जो इनके ये घड़े हैं, देखिए ये लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर का जो इसका घड़ा है, और जो सबसे ये येलो कलर की इधर की साइड खड़ी है, दूसरी साइड इसके पास भी घड़ा जमीन पर रखा हुआ है। ठीक है, पृष्ठभूमि में समर कला का इस्तेमाल किया गया है। मतलब पृष्ठभूमि समर कला मतलब एक गर्मी का जो दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, धूसर, पीले, हल्के सफेद, धूसर रंगों की घनी चित्तियों से गांव का पृष्ठभूमि बनाया गया है। देखिए जो मतलब एक धूसर कलर मतलब वो होता है जो डल कलर, पीछे की तरफ इन्होंने डल कलर यूज किया है। ठीक है, ब्राउन कलर है, येलो कलर है, वाइट कलर है, इन कलर्स का यूज इन्होंने पीछे की पृष्ठभूमि में किया गया है। हल्के हरे तथा भूरे रंगों का इस्तेमाल धरातल के लिए किया गया है। हल्के हरे और भूरे रंगों का इस्तेमाल जो नीचे का जो इनका बैकग्राउंड है उसको शो करने के लिए किया गया है। ठीक है, बालिकाएं लंबी है, जो ये 3 बालिकाएं इसमें बनाई गई हैं ये लंबी हैं, उनके हाथ पैर भी पतले हैं और लंबे हैं। वे आदिवासी लड़कियों की तरह साड़ी पहनी हुई है। देखिए इन्होंने साड़ी एक तरह से लपेट रखी है। ठीक है, तो आदिवासी लड़कियों की तरह साड़ी पहनी हुई है। वे त्रिभुजाकार आकृति में एक दूसरे की ओर चेहरे करके खड़ी हुई है। त्रिभुजाकार मतलब ये एक इधर दो एक जैसे खड़ी है, उसके बीच में स्पेस है, और फिर कुछ दूरी पर खड़ी है, और एक इनके सामने खड़ी है। तो जो इनकी जो शेप किस शेप में खड़ी है, ट्रायंगल शेप में खड़ी है, तथा उनके स्वास्थ्य में हल्का नीलापन। ठीक है, तो इन्होंने मतलब आदिवासी लड़कियों की तरह साड़ी पहनी हुई त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़ी हुई हैं, तथा उनके स्वास्थ्य में हल्का नीलापन है। जो मतलब इनकी जो फीचर्स बनाए हैं, बॉडी बनाई है, जो इनकी हाथ पैर बनाए हैं, वो जैसे स्किन कलर होता है ना, वो थोड़ा ना दिखा के इन्होंने इसमें डार्क कलर किया है, मतलब हल्का सा नीलापन की शेड इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, उनके स्वास्थ्य में नीलापन है। भारतीय लाल रंग का स्पर्श पूरी रचना को जीवंतता प्रदान करता है। इसमें भारतीय इंडियन रेड कलर का यूज ज़्यादा हुआ है, और पूरी रचना को एक जीवंतता प्रदान करता है। ठीक है, बेंद्रे की प्रवीणता उनके चित्रों में सर्वोत्तम तरीके से उनके रंगों तथा आकृतियों के चुनाव में दिखाई देती है, जो उनकी रचनाओं में अद्भुत सामंजस्य को प्रकट करती है। रंगों की लयात्मकता, व्यवस्था और गहरी रेखाएं चित्रकार की कलात्मक प्रखरता को व्यक्त करती हैं। उनकी रचनाओं की सहजता तथा स्वरित रंगों का प्रयोग उनकी कला में प्रवीणता को प्रकट करता है। तो अभी हमने किस पेंटिंग के बारे में पढ़ा बच्चों? गपशप के बारे में पढ़ा। गपशप के बारे में पढ़ा तो ये पेंटिंग किस पर बनी है? कैनवास पर तैली रंग से बनी है, जो
इसके आर्टिस्ट है एन.एस. बेंद्रे और इनका जो टाइम पीरियड है कब बनकर तैयार हुई 1955 से 1965 में और ये चाणक्य गैलरी नई दिल्ली में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। अगली पेंटिंग है हमारी शीर्षक विहीन। ठीक है, शीर्षक विहीन किसकी पेंटिंग है? ये है गुलाम रसूल संतोष की। ये तांत्रिक कला के आर्टिस्ट थे। ठीक है, गुलाम रसूल संतोष। तो ये जो पेंटिंग है ये किस पर बनी है? माध्यम क्या है, क्या रहा इसका? ऑयल ऑन कैनवास। ये भी कैनवास पर तैलीय रंगों से बनाई गई है और इसका जो समय रहा बच्चों इस पेंटिंग को बनाने का 1955 से 1965। ये दोनों पेंटिंग एक ही समय में बनाई गई, एक ही पीरियड में इनको बनकर तैयार किया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इस आर्टिस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस पेंटिंग के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुलाम रसूल संतोष का जो समय रहा वो 1929 से 1997 ईसा पूर्व रहा। गुलाम रसूल संतोष का जन्म 1929 में कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। वे एक स्वयं शिक्षित शिल्पी, चित्रकार तथा बुनकर थे। ठीक है, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भूदृश्य के चित्र से की। निरपेक्ष कलाकारों जैसे बिरेंडे, पीटी रेड्डी, ओम प्रकाश तथा कई अन्य के संपर्क में ये आए। उन्होंने श्री यंत्र जैसे तांत्रिक यंत्र से प्रेरणा ली। उन्हें लोक लघु चित्रों, पांडुलिपियों, ठीक है, और खास तौर पर ज्यामितीय पांडुलिपियों से प्रेरणा ली। मतलब जो इन्होंने जो जिस फॉर्म का इन्होंने प्रयोग किया अपने चित्रों में वो ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स थी। ठीक है, संतोष हिंदू योगियों के, ब्राह्मणों तथा सूफी संतों के निकट संपर्क में आए। उन्होंने तांत्रिक उपायों, आकार, उनके प्रतीकों तथा उनके पीछे निहित दर्शन को सीखा। उनकी कला त्रिभुजों, वर्गों, घनों तथा षटभुजों के माध्यम से व्यक्त होती है तथा उनके तांत्रिक प्रतीकों का प्रयोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा शक्ति की उत्पत्ति के कारण के रूप में जानने के लिए किया जाता है। इन सभी प्रतीकात्मक ज्यामितीय आकारों में चित्रकार ने सुंदरता पूर्वक 5 तत्व जल, आग, धरा, वायु तथा अंतरिक्ष को दिखाने की कोशिश की है, जिसके द्वारा जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, या उत्पत्ति हुई है। विमूर्त आकार में, मतलब ये जो पेंटिंग है रियलिस्टिक ना होकर के ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। ठीक है, इसमें ये पेंटिंग्स किसके थ्रू बनाई जाती है? ये पेंटिंग्स इनमें क्या होता है, ये प्रतीकों के आधार पर सिंबलोजिम ये पेंटिंग होती है, सिंबल वाली, मतलब प्रतीकों के उससे बनाई जाती है और रंगों का इसमें विशेष महत्व होता है। ठीक है, विमूर्त आकार में शीर्षक विहीन उनके प्रसिद्ध चित्रों में से एक है जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में शिव तथा शक्ति के तांत्रिक सिद्धांतों को बताता है। संतोष तांत्रिक के तात्विक तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों से भली भांति परिचित थे। संतोष मतलब गुलाम रसूल संतोष। उन्होंने देसी लोक पांडुलिपियों, लघु चित्रों तथा ज्योतिषीय पांडुलिपि आदि त्रिभुजाकार, गोलाकार, वर्गों, घनों तथा षटभुजों के तांत्रिक प्रतीकों को चुना तथा तांत्रिक दर्शन को प्रतीकों के माध्यम से समझाया। वे अपने त्रिभुजों तथा वर्गों को घन क्यूब तथा षटभुजों से संयुक्त करवाते हैं तथा 5 तत्व धरा, वायु, पानी, आग तथा अंतरिक्ष के माध्यम से उत्पत्ति को रहस्यात्मक तरीके से प्रकट करते हैं कि 5 तत्वों से मनुष्य की उत्पत्ति मानी गई है और उसी को उन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है। वे आकार के खोजी तथा एक रंगकार हैं तथा सृष्टिपरक प्रतीक में एक नया परिवर्तन लाते हैं जिनके माध्यम से ब्रह्मांड की रचना होती है तथा जो तांत्रिक दर्शन का आधार है। इसमें वे
उन ज्यामितीय आकारों की मदद लेते हैं जो है तो मुख्यतः द्विआयामी, पर वे आश्चर्यजनक तौर पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आज हमने इन दो पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, जाना। ठीक है, कौन कौन इनके आर्टिस्ट थे और किसने इनको बनाकर तैयार किया, और क्या नाम, इन पेंटिंग्स को क्यों बनाया गया, क्या उन्होंने मतलब उन चित्रकारों ने क्या थीम ली, क्या टॉपिक्स लिए, और क्या इन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है, और ये पेंटिंग किस माध्यम में बनाई गई है। बच्चों, आप इन दोनों पेंटिंग्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इन पेंटिंग्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आप इन पेंटिंग्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, और एक बार अगर आप इनके बारे में पढ़ लेंगे तो ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया है। अब हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। तो हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस बचे हुए टाइम में ये करना है, थ्योरी को भी आप स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे, एक एक चैप्टर अगर आप 2 दिन में भी कंप्लीट करते हैं तब भी आपका टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और एग्ज़ाम आने तक वो आराम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके लिए भी आपको बच्चों टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी, आप उसको बिल्कुल संभाल के बहुत अच्छे तरीके से उसको न्यूज़पेपर में लगा के उसको बहुत ऐसी एक सेफ्टी की जगह रख देंगे जिससे वो बिल्कुल अच्छे से रखी रहे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अब आपके जो मेन जो पॉइंट है वो है लाइफ पेंटिंग, स्टिल लाइफ, और एक है आपका क्या, एक तो स्टिल लाइफ हो गई, एक लाइफ पेंटिंग हो गई, और एक हो गया आपका लैंडस्केप। जो लैंडस्केप है आपको उसमें हट विद हट हट मतलब झोपड़ी सहित ही आपको वो तैयार करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इनकी प्रैक्टिस डेली करेंगे, और बीच बीच में आप लोग कलर भी करके देखेंगे, और आपको जो समझ में नहीं आता है कुछ कलर में तो आप स्कूल आएंगे और मुझसे आकर मिलेंगे, और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, अच्छे से आपको कलर करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप सब बच्चे टाइम से अपना वर्क कंप्लीट करें, और डेली आप प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।